नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये हमारी मेनोपॉज़ सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल्स में होने वाले चेंजेस के बारे में जो मेनोपॉज़ के दौरान महिलाएं महसूस करती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं में से एक चेंज जो फीमेल की बॉडी में होता है उसके बारे में। यूजुअली क्या होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन की जब कमी हो जाती है मेनोपॉज के दौरान तो महिलाएं जो है अपने बदन में थकान महसूस करती हैं। बदन में दर्द होता है, थकान होती है, काम करने में मन नहीं लगता है, बहुत जल्दी काम करने के बाद थक जाते हैं। वही काम जो बहुत आराम से बहुत जल्दी जल्दी कर लेते थे उन्हीं को करने में बहुत जल्दी थकान महसूस होती है और काम सब करते हैं मगर फ्रेश महसूस नहीं होता, मन नहीं लगता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही एक्टिव ऑर्गन होती हैं और इन बोन्स में क्या होता है कि हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया और नष्ट होने की प्रक्रिया दोनों एक साथ चलती रहती हैं, यानी कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी दोनों जो है बहुत तेजी से घटती हैं। तो शुरू में क्या होता है, जब मीनोपॉज के पहले वाली एज ग्रुप होती है तो बॉडी में जो है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी यानी कि निर्माण की दर जो होती है हड्डियों की वो ज्यादा होती है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के बनस्पत। लेकिन जब मीनोपॉज होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है तो जो हड्डियों के नष्ट होने की दर है वो बढ़ जाती है और हड्डियों के बनने की दर है वो कम हो जाती है। इससे क्या होता है, हड्डियों का घनत्व या जो जिसको हम लोग कहते हैं बोन की डेंसिटी वो कम होने लगती है। बोन की डेंसिटी कम होने से क्या होता है, हाथ पैरों में, जोड़ों में, बदन में दर्द होने लगता है, थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। और जो एक दूसरी प्रॉब्लम जो कभी कभी बहुत गंभीर रूप ले लेती है वो क्या होती है, फ्रैक्चर की। हड्डियों के कमजोर होने से क्या होता है, बहुत छोटी सी चोट या बहुत थोड़ा सा झटका ही फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। बहुत बार आपने सुना होगा अपने आसपास के बाथरूम में स्लिप हो गई हैं और हिप बोन में फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, समझ में नहीं आई और गिर गई, कलाई में फ्रैक्चर हो गया। तो ये वाले फ्रैक्चर्स जो हैं वो मेनोपॉजल फीमेल्स में बहुत कॉमन है। यूजुअली जो है हिप्स के, कलाई के, चेस्ट के मतलब रिब्स के और रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर्स, एंकल के फ्रैक्चर्स ये बहुत जल्दी होते हैं और बहुत थोड़े से झटके से हो सकते हैं और कभी कभी बहुत गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है इस समय? क्या होता है कि इंडियन फीमेल्स, जैसे कि जो टिपिकल है इंडियन फीमेल्स का, वो सब लोगों का घर में ध्यान रखती हैं सिवाय अपने। मगर ये जो एज ग्रुप है इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना भी ध्यान रखें क्योंकि आपके ऊपर पूरा परिवार निर्भर करता है और इस समय आपको थोड़ी सी खुद की देखभाल की जरूरत है। तो कैसे करना है हमें ये? सबसे पहले नंबर आता है न्यूट्रिशन का। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, तो कैल्शियम हम सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं और डाइट में भी जो चीज़ें आपको कैल्शियम देने में सक्षम है वो चीज़ें आपको अपनी डाइट में बढ़ानी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो हमें अपने डाइट में क्या क्या लेना है, हमें अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्रीज करने हैं, दूध, दही, पनीर, छेना। और इसके साथ ही मैग्नीशियम जो होता है वो सब नट्स में और सीड्स में होता है, तो हमें इंक्रीज करने हैं नट्स यानी कि मेवा, सूखा मेवा। और इसके अलावा चिया सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, कई तरीके के जो सीड्स हैं वो हम लोग ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो छोटी फिश अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, ये भी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाने में एक अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वो है आवाकाडो और होल ग्रेन्स। सभी तरीके के होल ग्रेन्स आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बोन की हेल्थ के लिए वो है विटामिन D3। और विटामिन D3 जो है वो हमें एनवायरनमेंट बिल्कुल फ्री देता है, सूरज की रोशनी से विटामिन 3 का सिंथेसिस होता है। तो अगर आप जो है सन रेज को दिन भर में आधे घंटे 20 मिनट अपनी बॉडी को टच करने देते हैं, यानी कि पूरे टाइम एसी में नहीं रहते हैं, और अगर आधे घंटे भी आप धूप में रहते हैं तो विटामिन D3 का सिंथेसिस सफिशिएंट मात्रा में हो जाता है। इसके अलावा आप विटामिन D3 का सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और ये
ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है फाइटोएस्ट्रोजन का, यानी कि कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो है फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं सोया। सबसे ज़्यादा ईस्ट्रोजन की मात्रा जो है वो सोया में होती है, तो आप सोया मिल्क ले सकते हैं, सोया टोफू ले सकते हैं, सोया का इंजेक्शन ऐसे भी आप सोया खा सकते हैं, यानी कि सोया का आटा भी आता है वो जो अपने आप अपने फूड में शामिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप अपने फूड में शामिल करते हैं तो वो नेचुरली आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी को पूरा कर सकता है और कुछ सिम्टम्स जो हैं आपके वो कुछ हद तक कम हो जाते हैं। आप फाइटोएस्ट्रोजन जो है अब कई सप्लीमेंट्स के रूप में भी अवेलेबल है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके वो सप्लीमेंट्स भी ईस्ट्रोजन के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है एक्सरसाइज का। क्या होता है कि आप जितना भी डाइट में इम्प्रूवमेंट करें, जितना भी चीज़ ले लें, आप कैल्शियम ले लें, सोया ले लें, सब कुछ ले लें, मगर जब तक आप अपने जॉइंट्स को मूव नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, तब तक आपके जॉइंट्स हेल्दी नहीं रह पाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास एक बहुत महंगी कार है और वो पूरे टाइम गैरेज में खड़ी हुई है तो एक ना एक दिन ज़रूर खराब होगी। तो इसीलिए भले ही आपने अभी तक कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी, कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, लेकिन अब 40-42 के एज के बाद ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी जॉइंट्स को मूव करें ताकि उनमें स्टिफनेस ना आए। तो आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और इस एज में जो इम्पॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज में, वो 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला इम्पॉर्टेंट ये होता है चीज़ कि आप जंपिंग वाली कोई एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि उसमें जो है जर्क्स लगने की चांसेस होते हैं आपके जॉइंट्स में। सेकेंडली, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल नहीं करना है, क्योंकि आपके जॉइंट्स जो है, नी जॉइंट है, जो वेट बियरिंग जॉइंट है, वो ऑलरेडी वेट के कारण परेशान है और उसके बाद आप ट्रेडमिल करते हैं और उसमें नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। स्ट्रेचिंग आपको उस लेवल तक ही करनी है जहाँ तक कि आपको पेन महसूस नहीं होता है। अगर आपको एकदम से पेन महसूस होता है या कुछ प्रिकिंग टाइप की सेंसेशन आती है तो वहीं पे आपको स्ट्रेचिंग रोक देनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है करना, और बहुत सिंपल भी एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं। शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, क्योंकि यूजुअली जो है इस एज में, जैसा मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं जो कि फ्रोजन शोल्डर को जन्म देते हैं, तो शोल्डर आप मूव करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है, बहुत भारी वेट नहीं उठाना है। हमेशा जो है जब भी आपको चलना है या कोई एक्सरसाइज करनी है तो अपनी बॉडी का बैलेंस बना के करनी है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने के चक्कर में आप अपना बैलेंस जो है वो लूज कर दें और गिर जाए और बजाय फायदे के आपको नुकसान हो जाए। तो एक्सरसाइज भी करनी है आपको, डाइट भी इम्प्रूव करनी है, और हर चीज़ जो है हिसाब किताब से करनी है, अपनी बॉडी के हिसाब से करनी है। अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो आपका जो ट्रेनर है उसको ये पता होना चाहिए कि आप किस एज ग्रुप के हो और आपको किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको अब समझ आ गया होगा कि हमें थकान और कमज़ोरी क्यों लगती है और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी थकान और कमज़ोरी में कमी आ सके और हम ठीक हो सकें। और इसके अलावा भी ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हमें आराम नहीं मिल रहा है तो फिर आइए, आप अपने ऑर्थोपेडिशियन से सलाह लीजिए, आप अपनी डॉक्टर से सलाह लीजिए और हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।